अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, गोला में उनकी मौजूदगी है। अभिषेक, क्योंकि देखिए बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर पिता के बाद पुत्र पर भरोसा जताया गया है और उनको टिकट दिया गया है और सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। देखिए बिल्कुल अर्पिता, गोला गोकर्णनाथ की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो गई, क्योंकि अरविंद गिरी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया है उनके बेटे को, जो यहां चुनावी मैदान में है। लेकिन चुनौती महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व विधायक उनके सामने है विनय तिवारी, और लगातार जो है गोला में एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर की तमाम सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा था। यानी बीजेपी आश्वस्त है कि सीट को दोहराएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज पर है। यहां पर मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। बहुत ज्यादा रुझान चूंकि नहीं दिख रहा है, बहुत लाइनें नहीं है, लेकिन उपचुनाव है तो इसी तरीके का माहौल होता है। लेकिन एक कंसिस्टेंट वोटिंग हमें यहां पर दिखाई दे रही है। मुद्दों के तौर पर अगर बात करें तो किसानों के नाराजगी को लेकर के जो कवायद थी उसको कंट्रोल करने की कवायद यहां पर हमें दिखाई दी है। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर की भी बात हुई है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने इस इलाके को छोटी काशी के तौर पर डेवलप करने की गोला गोकर्ण को नाथ को, इसके साथ ही साथ अमन गिरी के पक्ष में भी उन्होंने यहां पर प्रचार किया है। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देगा। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने स्थानीय नेताओं पर यहां पूरा चुनाव लड़ा है। अखिलेश यादव का कोई दौरा नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई बहुत बड़े नेता यहां प्रचार में नहीं आए, लेकिन बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ में गोला गोकर्ण की सीट को दोबारा हथियाने के लिए कहीं ना कहीं इस चुनाव में पूरी ताकत को झोंका है। तमाम मंत्री भी यहां पर आते रहे प्रचार के लिए, और फिलहाल अगर देखा जाए तो वोटिंग है वो लगातार चल रही है, मतदाता यहां पे आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि लखीमपुर में तिकुनिया कांड के बाद जो नाराजगी किसानों की थी और पिछले विधानसभा चुनाव हाल के चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ में जो रिकॉर्ड लखीमपुर में बनाया था उसको बनाए रखने की कवायद में आज गोला की सीट पर अभिषेक जरा रहिए आप साथ। पारस भी इस बीच हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं और अशोक भी हमारे साथ है। अशोक जरा जल्दी से समझा दीजिए, क्योंकि देखिए हिमाचल और गुजरात में होने वाले हैं चुनाव, उससे पहले उपचुनाव, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन। जी अपना सवाल दोहराइए, क्या मैं समझा नहीं आपका सवाल। अशोक, जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात में देखिए चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले उपचुनाव, तो बीजेपी के लिए एक मौका जहां वो शक्ति प्रदर्शन कर सकती है गोला सीट पर, खासतौर पर जहां विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश। देखिए ये बात तो सच है कि बाई इलेक्शन से एक माहौल बनाने की कोशिश कोई भी पार्टी करती है। अगर बाई इलेक्शन में जीतती है, अगर दूसरी पार्टी के पास अगर सीट है वो और दूसरी पार्टी जीत जाती है, अगर बीजेपी के पास वो सीट नहीं और वो जीत लेती है, तो एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि बीजेपी के फेवर में माहौल है। कोई भी पार्टी ऐसा करती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात की अगर बात की जाए तो दोनों जगह पर बीजेपी की सरकारें हैं, और हिमाचल में दोबारा कभी रिपीट हुई नहीं है सर किसी भी पार्टी की सरकार वहां पर। तो बीजेपी की कोशिश ये कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला जाए और पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री के कई दौरे हो चुके हैं वहां पर, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नड्डा का होम स्टेट है पार्टी प्रेसिडेंट का। तो लगातार बीजेपी कोशिश करे हिमाचल में दोहराया जाए, और गुजरात में तो बीजेपी को लगता है कि जो बिल्कुल टाइट सिचुएशन थी, कांग्रेस के साथ नजदीक पहुंच गई थी कांग्रेस, उसको कम करके बीजेपी अच्छे से अच्छे मार्जिन के साथ गुजरात में सरकार बनाए। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस ढंग से अग्रेसिवली कैंपेन कर रही है वहां पर, तो चीजें थोड़ा बदली हुई हैं। लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी का कहना है कि कोई आम आदमी का वहां असर नहीं है, कांग्रेस मैदान में दिख नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यही है कि कांग्रेस फोकस कर रही है जहां उनको विनिंग सीट नजर आ रही है, या पिछली बार जीती थी या कम मार्जिन से पिछली बार हार गई थी कांग्रेस, उन सीटों पे ज्यादा फोकस किया है। तो कांग्रेस का यही स्ट्रेटेजी है कि जहां जीतने के आसार हैं या जीती हुई सीटें हैं वहां पर फोकस किया जाए। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, उसको भुनाया जाए। और जो दिल्ली और पंजाब में जिस ढंग से सरकारें बनाई आम आदमी पार्टी ने, लोगों को वादे करके और मुफ्त की चीजें, बिजली, पानी, इन तमाम, और मोहल्ला क्लिनिक, हेल्थ और एजुकेशन, इन मॉडल पे, इस मॉडल को लेकर के गुजरात में आम आदमी पार्टी उतरी है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से सत्ता में लौटे। और जो बाई इलेक्शन की बात होती है, बाई इलेक्शन में अगर चुनाव से के ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा जीत करके एक मैसेज दिया जाए। ठीक है, पारस भी हमारे साथ हैं। पारस, देखिए जो मुंबई की महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट है, उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान होने वाला है।
जो बिल्कुल बेहद बेहद बड़ा इम्तिहान जो है वो महाविकास आघाड़ी के लिए है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के साथ ही जो है अभी भी उद्धव हैं और इनके साथ ये इलेक्शन जो है तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, जो उद्धव कैंप की शिवसेना है। वहीं अंधेरी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2,70,000 से ज्यादा लीगल वोटर्स हैं और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। ऐसे में जो महाविकास आघाड़ी की जो कैंडिडेट है ऋतुजा लटके, पिछले हमने 1-1.5 महीने में देखा है जब से ये पूरी शुरुआत हुई थी, जब स्वर्गवासी रमेश लटके जी जब निधन हुआ था उनका, उसके बाद ये सीट खाली थी। उसकी वजह से उसके मद्देनजर जो है वो इलेक्शन जो है अंधेरी ईस्ट के हो रहे हैं और उसमें ऋतुजा लटके जो उनकी बीवी हैं रमेश लटके जी की, वो कैंडिडेट के लिए खड़ी हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें जो है 1-1.5 महीने में देखी है कि किस तरीके से सियासत ऊपर नीचे हुई है इन पूरे इलेक्शन के दौरान। और ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी विड्रॉ कर लिया था। हमने देखा था कि किस तरीके से राज ठाकरे ने कहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेना चाहिए, इंसानियत के नाते विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऋतुजा लटके जो हैं वो ये जो पद है वो डिजर्व करती हैं। तो ऐसे में आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ 256 बूथ्स हैं पूरे अंधेरी ईस्ट में जो सेटअप किए गए हैं वोटिंग के लिए। सुबह 7 से 6 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। ऐसे 38 से 40 लोकेशन है पूरे अंधेरी ईस्ट में जहां पर ये वोटिंग होने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वर्चस्व की लड़ाई जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 6-7 महीने में उद्धव ठाकरे के लिए रही है, वहीं अंधेरी ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुकाबला है और सीधे सीधे जरा मोकामा का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो सीट है ये भी बहुत दिलचस्प, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद जब आरोप ये लगते रहे, अनंत सिंह कहते रहे कि नीतीश ने जेल पहुंचा दिया, और अब देखिए उनकी पत्नी को आरजेडी ने मौका दिया, तो यहां पर भी बहुत दिलचस्प लड़ाई। बिल्कुल अर्पिता, 2 सीटों पर इस बार लड़ाई हो रही है। मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन मोकामा पे सबकी नजर टिकी हुई है। पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और अगर लोग यहाँ आकर मतदान कर रहे हैं, 6 बजे तक का वक्त है जब मतदान चलेगा शाम तक। लेकिन अगर मोकामा की बात करें, राजनीति की बात करें, तो अनंत सिंह का यहाँ पर जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है पिछले 2 दशकों से। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के साथ उनकी अदावत ऐसी है कि 2015 में भी आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें जेल भिजवाया, और अब कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले आर्म्स एक्ट में एक बार फिर से सरकार ने ही उन्हें जेल भिजवाया, जिसके बाद उनकी सदस्यता जाती रही। तो इसको लेकर ऐसी अदावत रही कि आखिर नीतीश कुमार महागठबंधन में होने के बावजूद भी मोकामा कैंपेन करने के लिए नहीं पहुंचे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके की अदावत रही है नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच की। उन्होंने मोकामा नहीं गए और वो गोपालगंज भी नहीं गए। उन्होंने वैसे बहाना बनाया, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उनका पेट में उनके जो है वो चोट लगी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा है कि अनंत सिंह की पृष्ठभूमि जो आपराधिक छवि है उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने यहां आने से इनकार कर दिया। तो कहीं न कहीं लड़ाई बहुत बड़ी है और दोनों सीटों पर, मोकामा हो या फिर गोपालगंज, सीधी टक्कर आरजेडी बनाम बीजेपी की है। और बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि महागठबंधन सरकार बनने के बाद इन दोनों सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला इस बार आरजेडी से हो रहा है। और इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आरजेडी जो दोनों सीटों पर लड़ रही है, क्या वो दोनों सीटों को जीत पाती है या फिर बीजेपी बदले हुए माहौल में आरजेडी को या फिर कहे महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में सफलता हासिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलचस्प लड़ाई इस वक्त 2 महिलाओं के बीच में मोकामा में है। एक नीलम देवी जो कि बाहुबली और आपराधिक छवि वाले अनंत सिंह की पत्नी है, और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी जो खुद भी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। तो दोनों सीटों पर जो है जबरदस्त इस बार टकरार देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके और जानकारी के साथ। सत्येंद्र, यहां मामला त्रिकोणीय देखें। देखिए, त्रिकोणीय मामला बिल्कुल देखना पड़ेगा, लेकिन मुख्य मुकाबला आज भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। दरअसल ये जो सीट है, कुलदीप बिश्नोई जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं, उनके इस्तीफा देने से खाली हुई है और उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दिया था और उसके बाद उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनके बेटे यानी कि भजनलाल के पौत्र जो भव्य बिश्नोई यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि
चूंकि सत्ताधारी पार्टी है भाजपा और भाजपा की तरफ से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमूमन ये माना जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होता है। लेकिन हरियाणा में इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा और एलनाबाद। इन दोनों ही चुनाव में सरकार की हार हुई है। तो इस चुनाव को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनावों से पहले एक शक्ति परीक्षण के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। आदमपुर की बात करें तो आदमपुर पारंपरिक रूप से चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस गढ़ में अब की बार चुनौती दी है। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे और कई बार विधायक रहे जयप्रकाश को यहां से उतारा है। काफी दबंग नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है। तो तीसरी बार आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और उन्होंने सत्येंद्र कुमार को यहां से उतारा है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है, लेकिन मुकाबला मुख्य कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं सीधी टक्कर भी है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं दिलचस्प हो रहा है और ये चुनाव आने वाले हरियाणा की दिशा और दशा भी तय करेगा।